हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपने नागरिकों को नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी, और वो भी 2015 में। मैक्सिको है, भारत है, ब्राज़ील है या चीन। फटाफट उत्तर देंगे। हालांकि ये पुराना प्रश्न है लेकिन ऐसा हुआ था कि कौन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, चाइना। चाइना ने ही 2015 में नारंगी जो है एक तरीके से कहिए कि प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी, जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक स्थिति है। आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि कब नारंगी कब लाल चेतावनी जारी की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। आपका पढ़ा हुआ है और बहुत आसान है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। तो निश्चित ही मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सबसे स्वच्छ ईंधन या भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है वो आपका हाइड्रोजन, जिसके जलने से जल मुक्त होता है। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उप उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, तो वाटर प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि बाकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होंगे लेकिन कोई एक है जो जिम्मेदार नहीं है। मीथेन है, जलवाष्प है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सब आपको पढ़ाया है बहुत ही शानदार तरीके से, तो किसी भी बच्चे को इसमें समस्या नहीं होगी, जो कि आप लोगों ने इसको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आपका आर्गन नहीं होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, जलवाष्प भी है और आपका मीथेन भी है, लेकिन आर्गन नहीं होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है या वैश्विक ऊष्मन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, CH4, NO2 और O2। तो ये भी मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि बहुत आसान है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, कौन सी गैसें हैं जो ओजोन में होल करती हैं, कौन सी गैसें हैं जिनको प्रदूषणकारी गैस कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन नहीं होगा, O2 नहीं होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 यानी कि मीथेन भी है, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन आपके ऑक्सीजन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन में बहुत ही तेज़ी से घुल जाता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ओजोन और चौथा है पैन। और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ या ब्लड के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है और हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दम घुटने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए चलो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। मैंने आप लोग को क्लास में पढ़ाया था कौन सी चीज़ें हैं जो अपघटनीय हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अपघटनीय नहीं हैं। इसका मतलब आप सभी को पता है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें आपके आते हैं जीवाणु और कवक, ये अपघटन का काम करते हैं। हर वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जिन पदार्थों को तोड़ करके मिट्टी में मिलाने में सक्षम होते हैं उसे हम कहते हैं अपघटनीय, और जिनको ये तोड़कर मिट्टी में नहीं मिला पाते हैं उसे हम कहते हैं अपघटनीय। तो आपका क्या है जो अपघटनीय है। तो आप सभी को पता है कि जो सीवेज से निकलने वाले कचरे होते हैं मोस्टली अपघटनीय होते हैं। इनको कवक और जीवाणु आसानी से तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं,
लेकिन आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, एस्बेस्टस ये सारे आपके आसानी से नहीं टूटते हैं। ये कई कई वर्षों तक एज इट इज़ पानी में, मिट्टी में, जहाँ भी पड़े रहते हैं वहाँ पे पड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि इनको हमारे सूक्ष्म जीव तोड़ नहीं पाते हैं, या कहिए कि बहुत लंबा समय इसको तोड़ने में लगता है। इसलिए ये हमारे पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, जल के लिए, वायु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इसलिए बच्चा लोग ऐसे चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो आपका केवल और केवल आपका पहला सही है। अगला देखिए, नॉक्सी संरक्षण उत्पन्न होता है। नॉक्सी संरक्षण उत्पन्न होता है, किसकी वजह से नॉक्सी संरक्षण उत्पन्न होगा? पारा के प्रदूषण द्वारा, शीशे के प्रदूषण द्वारा, संखिया के प्रदूषण द्वारा या फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। आपको बताना है नॉक्सी संरक्षण उत्पन्न होता है किसकी वजह से। ये भी देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा, फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से नॉक्सी संरक्षण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इसको एज इट इज़ ही याद कर लीजिएगा कि ये क्या है। अगला देखिए, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किसको विचार में नहीं लिया जाता। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि शुरू में आपकी 8 गैसें ऐसी थी जिनको लिया गया था कि मतलब जो है जिनको वायुमंडल के प्रदूषणकारी गैसों का नाम दिया गया, रूप दिया गया था, और उन 8 के अलावा बढ़ा के आगे चल कर के 12 भी कर दिया गया था इन पदार्थों का नाम, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लास में लिखाया था कि कौन कौन से हैं जो प्रदूषणकारी गैसों में जिनको दर्जा दिया गया है, और हमारे यहाँ के वायु में उनकी उपस्थिति होने पर या ज़्यादा मात्रा में होने पर वो प्रदूषणकारी गैसें मानी जाती हैं। इनमें से कौन सी हैं जो शामिल नहीं है, मैंने बहुत बारीकी से चीज़ें बताई थी कि ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया, तो गलत ना करिएगा। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, और चौथा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड। तो बच्चा लोग याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रदूषणकारी गैसों में आपके ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों को नहीं शामिल किया गया है। बाकी अन्य जो प्रदूषणकारी गैस हैं उनको शामिल किया गया है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब कैसे हैं? ग्रीन हाउस उत्पन्न करते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। इनको ग्लोबल वार्मिंग गैसों में शामिल किया गया है। बाकी जो हैं आपके वो प्रदूषणकारी गैसों में शामिल हैं। तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषणकारी गैस भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम नहीं शामिल करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक में। अगला है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक या मापदंड है? आपको बताना है जैव ऑक्सीजन मांग। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जैव ऑक्सीजन का मांग होता है इंग्लिश में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपका किसको मापने के लिए किया जाता है उपयोग? पहला कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का अंतर मापने के लिए, दूसरा कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तर की अभिकलन के लिए, तीसरा कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के माप के लिए, चौथा कह रहा है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो मेरे बच्चों को तो इसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब जलीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपकी मतलब ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो वहाँ पे सुपोषण कर देते हैं, यानी कि मिट्टी की उत्पादकता मतलब जल का जो उत्पादकता है उसको बढ़ा देते हैं, और सुपोषण होने की वजह से बहुत ज़्यादा एल्गिल ब्लूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा शैवाल आ जाते हैं, और फिर जब वो सड़ने लगते हैं तो उनको तोड़ने के लिए छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस स्थिति को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जल में कितना ज़्यादा जैविक पदार्थ आ गए, यानी कि प्रदूषण हो गया है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में क्या सही है? पहला कह रहा है अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। दूसरा कह रहा है यह नियम केवल अधिसूचित नागरिक स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू है। तीसरा कह रहा है इस नियम में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार रिमांड उपलब्ध है। चौथा कह रहा है अपशिष्ट उत्पादन के लिए
यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना जाए। तो यहाँ पे कौन सा है जो सही हो जाएगा आपका, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इस नियम में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार रिमांड संबंधित है या उपबंधित है। तो आपका तीसरा सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार क्या सही है, तो ये आपका सही है कि इस नियम में अपशिष्ट भराव स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार रिमांड उपबंधित है। यानी कि जो आपके ठोस अपशिष्ट हैं इनका कैसे भराव करना है, ऐसे स्थान इनका कैसे प्रसंस्करण करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे या धुंध कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। जब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है तो क्या उत्पन्न होता है, कह रहा है हाइड्रोजन होता है, दूसरा कह रहा है हाइड्रोकार्बन होता है, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, चौथा कह रहा है ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है जब रासायनिक धुंध कोहरे का निर्माण होता है उस समय। वैज्ञानिकों के निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। आप सभी ने पढ़ा है इसको कि सबसे पहले ओजोन में होल हो रहा है, ये बात किसने पता लगाया था। पहला कह रहा रूसी टीम ने, दूसरा कह रहा जर्मन टीम ने, तीसरा कह रहा अमेरिकी टीम ने और चौथा कह रहा ब्रिटिश टीम ने। बताएंगे बच्चा लोग कौन से देश के वैज्ञानिकों ने इस बात का पहली बार पता लगाया था कि अंटार्कटिका पर होल हो रहा है ओजोन में। तो आप सभी को मैंने बताया था कि ये कहाँ के थे, ब्रिटिश टीम थी, ब्रिटिश थे। और इन्होंने ही पता लगाया कि विशेष मौसम में, खास करके जब दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में अंटार्कटिका पर ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल हो जाता है। और ये प्रक्रिया हर साल होती है, यानी कि हर साल वहाँ बसंत ऋतु में ये देखने को मिलता है। और कई साल के अध्ययन के बाद ये ब्रिटिश जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने ही घोषणा करी कि आपके अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में होल हो रहा है। जैव विघटित प्रदूषक हैं, आपके सामने है ऑप्शन 4। आपको बताना है कि जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है। आज ही हमने बात किया है कि वे प्रदूषक जिनका विघटन हमारे सूक्ष्मजीव यानी कि कवक और बैक्टीरिया कर ले जाएं वो जैव विघटित है, और जिनका वो विघटन ना कर पाएँ वो अजैव विघटनकारी है। तो आप सभी को पता है कि आपका जो वाहित मल होता है इसका वो विघटन कर लेते हैं। पारा भारी धातु है जो आसानी से नहीं होता, एस्बेस्टस भी भारी धातु है, आसानी से विघटित नहीं होता। और प्लास्टिक तो आप सभी ने देखा है कि आसानी से विघटित नहीं होता है। तो केवल और केवल आपका दूसरा सही है, बाकी चीज़ें हमारे सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित नहीं कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। शानदार प्रश्न है बच्चा लोग और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। इसमें से कौन सा गैस है जो धरती पर जीवन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो धरती पर जीवन समाप्त करने के लिए भी जिम्मेदार हो जाएगा। तो बताएंगे कौन सी गैस है जो जीवन को संभव भी बनाता है और जीवन को समाप्त भी कर सकता है, यानी कि धरती के लिए ज़रूरी भी है और नुकसानदेह भी। ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि अगर कार्बन ना हो तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये माइनस में चला जाए, माइनस लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए पृथ्वी का, जब जीवन संभव नहीं होगा। और अगर कार्बन है हद से ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाए और फिर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। यानी कि ये ज़रूरी भी है और नहीं भी। अगर ये संतुलित मात्रा में है तो यहाँ पे जीवन संभव बना करके रखेगा, लेकिन संतुलित नहीं है तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो आपका चौथा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए कह रहा है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या होता है। यकृत कैंसर होगा, मस्तिष्क कैंसर होगा, मुख्य कैंसर होगा या त्वचा कैंसर होगा। तो बच्चा लोग सभी को पता है कि जो आपके पराबैंगनी किरणें आती हैं ये क्या करती हैं, ये त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
अगला कह रहा है अनाज और तिलहन के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफलाटॉक्सिन अफलाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतया भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफलाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफलाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफलाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पहला कह रहा है जीवाणु, दूसरा कह रहा है प्रोटोजोआ, तीसरा कह रहा है फफूंद और चौथा कह रहा है विषाणु। इसमें से कौन है जो अफलाटॉक्सिन उत्पन्न करेगा? अगर अनाजों का सही तरीके से रख रखाव और भंडारण नहीं होता है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फफूंद, जिसको हम कहते हैं कवक, यही अफलाटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं अगर हम अनाजों का सही रखरखाव और देखभाल नहीं करते हैं तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? अगर आपके वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है तो कौन सी चीज़ है जो उसको स्वच्छ कर सकती है? पहला कह रहा है ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है वर्षा, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन और चौथा कह रहा है हवा। इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपके वायुमंडल के प्रदूषण को स्वच्छ कर सकती है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, एकदम कॉमन सेंस का है, सबने फील किया होगा कि जब वर्षा हो जाती है तो वायुमंडल में जितने धूल कण, जितने फालतू के एरोसॉल्स और अन्य जो पदार्थ होते हैं वो सारे पानी के साथ धरातल पे आ जाते हैं और आपका वायुमंडल एकदम फ्रेश और बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। अक्सर आप देखिए बारिश के बाद आसमान बहुत साफ दिखाई देता है, जैसे लगता है सारे पौधों की पत्तियां धुल गई हैं, पूरी हवा फ्रेश हो गई है और पूरा जो आकाश है वो हमें साफ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि बारिश के पहले पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट की सारी गंदगी, सारा पोल्यूशन उस पानी के साथ धरातल पे आता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड युक्त वर्षा होती है। इसलिए वो वर्षा आपके भीगने योग्य नहीं होता है। जब कई बार बारिश हो जाए, इन्वायरमेंट से जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए, उसके बाद के बारिश में आप भीग सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर के बारिश में नहीं भीगना चाहिए। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक ही यांत्रिक विधि नहीं है? इसमें से कौन है जो वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है, यानी कि टेक्निकल विधि नहीं है? पहला कह रहा है बैग फिल्टर, यानी कि फिल्टर करके, दूसरा कह रहा है साइक्लोन कलेक्टर, यानी कि कलेक्ट करके, तीसरा कह रहा है साइक्लोन सेपरेटर, यानी कि सेपरेट करके, चौथा कह रहा है साइक्लोन डिवाइडर, यानी कि डिवाइडर करके। आपको बताना इसमें से कौन सा तकनीकी है जो आपके वायु प्रदूषण को नहीं रोक सकता है। और आप सभी लोग जान लीजिए कि एक टेक्निकल तरीका है वायु को प्रदूषण से मतलब रोकने के लिए या प्रदूषण मुक्त करने का। इसमें से कोई एक है जो तरीके में नहीं आता है, तो याद रखेंगे आपका साइक्लोन डिवाइडर जो टेक्निक है ये आपके वायु प्रदूषण की रोकथाम की विधि नहीं है। कलेक्टर है, सेपरेटर भी है और फिल्टर भी है। फिल्टर कर दीजिए, कलेक्ट कर दिए, सेपरेट कर दीजिए, लेकिन डिवाइडर टेक्निक जो है ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, और IAS का है और मेरे सभी बच्चे इसका उत्तर बता सकते हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। कह रहा है अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में बनने का संभावित कारण क्या है? क्यों अंटार्कटिका में होल हो रहा है? ये होल चिंता का विषय है, सही बात है, लेकिन ये होल हो क्यों रहा है? पहला कह रहा है विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। दूसरा कह रहा है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। तीसरा कह रहा है ध्रुवीय वाताग्र, समतापमंडलीय बादल की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह।
चौथा कह रहा है वैश्विक तापन में ध्रुव प्रदेशों में हुई तापमान की वृद्धि। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं तो सही हैं। आपका केवल और केवल दूसरा सही है, क्योंकि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र ध्रुवीय भंवरे मैंने आपको बताई थी, समतापमंडलीय बादल बताया था, और हाँ वहाँ पे सक्रिय क्लोरीन की स्थिति को बताया था। ये तीनों मिल करके ओजोन मतलब जो है वहाँ पे होल कर रहे हैं। ध्रुवीय वाताग्र तो है, लेकिन कह रहा है समतापमंडलीय बादल की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उपस्थिति है, इसलिए ये गलत हो गया। और आपका ये केवल जिम्मेदार नहीं है, ये तो तापन में अगर ध्रुवीय प्रदेश में तापमान बढ़ेगा तो वहाँ के बर्फ़ पिघल जाएंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है। और ये भी आपका उतना अच्छा नहीं है जितना सही आपका ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें मैंने आपको 3 कारण लिखवाए भी थे, समझाए भी थे, और आपको याद होगा आईएएस का प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षतिग्रस्त होता है। कौन से देश हैं जो आपके अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त होते हैं। कनाडा है, नॉर्वे है, दोनों हैं, और कह रहा है जर्मनी। आपको बताना इसमें से कौन है। और आपको पता है कि आपका स्कैंडिनेवियाई देश भी होते हैं, कनाडा भी होता है। ऊपर के जो क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ पे अम्ल वर्षा होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, जिसमें आपका नॉर्वे और कनाडा दोनों हैं। और इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड यहाँ भी होता है, तो याद रखेंगे आपके दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। इन सभी जगह पे आपके खास करके ठंडे क्षेत्रों में अम्ल वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कहीं भी अगर आप हवा में बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं तो वो अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आएगा। अब तो भारत जैसे देशों में भी अम्ल वर्षा एक बड़ी समस्या हो गई है। खास करके आप आगरा के ताजमहल के बारे में आपने सुना भी होगा। तो उम्मीद है बच्चा लोग प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पढ़ा हुआ आपका रिविज़न हुआ होगा, कुछ नई बातें भी सीखने को मिली होंगी। अगर आप रिविज़न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डिटेल क्लासेस का भी और क्वेश्चन प्रैक्टिसेस का भी, दोनों का आप लोग ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।